नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। आज का शो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये सिर्फ आपके घर खरीदने के फैसले पर असर नहीं डालेगा। यह आपकी अपनों की जिंदगी से जुड़ा विषय है। विषय पर आने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपको 28 मार्च 2025, 6 फरवरी 2023 या फिर 25 अप्रैल 2015 का दिन याद है? आप याद करिए, तब तक हम विषय पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भूकंप रोधी इमारतों की। दरअसल इस विषय पर हम जागते तब हैं जब भूकंप के झटके हमको झंझोर देते हैं। आमतौर पर भूकंप से बचाव हमारी प्राथमिकता में नहीं रहता। अब आप कहेंगे कि भूकंप पर हम कर भी क्या सकते हैं, तो आप जो कर सकते हैं वो मैं शो में आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि भारत में टॉप शहरों में हर साल 3 लाख से अधिक घर बिकते हैं। देश के सभी 4000 शहर और टाउन को अगर मिला लें तो यह आंकड़ा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में जब आप घर खरीदते हैं तो क्या आप बिल्डर से भूकंप रोधी स्ट्रक्चर को लेकर कोई सवाल करते हैं? शायद नहीं। कुछ जिम्मेदार डेवलपर्स को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर डेवलपर्स भी अपने प्रति वर्ग फीट कैलकुलेशन पर फोकस रखते हैं, एमिनिटीज के कॉस्मेटिक डिजाइन पर फोकस रखते हैं, लेकिन इन बातों का कहीं जिक्र नहीं होता है। आज के शो में मैं कुछ दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा कि दुनिया में भूकंप की गति कैसे बढ़ रही है, इमारतों की मजबूती बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, आप जब घर खरीद रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। बहुत ही काम की बातें आज होने वाली हैं इस शो में। तो आज मेरे साथ एक शानदार पैनल है। आपको मैं सबसे पहले पैनल से तारुफ कराता हूं। मेरे साथ है उदित जैन, है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वन ग्रुप डेवलपर्स में। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका जयंता जी, सुरेश जी और उदित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उदित जी, आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि घटिया निर्माण रियल एस्टेट की मूल समस्या रहा है। एनसीआर जहां आए दिन भूकंप आते हैं, वहां हमने कई इमारतों को घटिया निर्माण की वजह से अपने आप गिरते देखा है बिना भूकंप के। ऐसे में डेवलपर्स का फोकस अभी एमिनिटीज को बेचने में ही रहता है। इन बुनियादी बातों पर कितना ध्यान है? मेरा दीपक जी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है इसको लेके। तो इसका मेरा जवाब ये है कि जो आप देखेंगे जो भी इमारतें गिरती हैं, चाहे वो कभी भी गिरी हो, वो एक अनऑथराइज्ड एरिया के अंदर अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बन रही होगी जो कि गिरी है। एक होशियार या समझदार जो एक जिम्मेदारी से काम करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या डेवलपर, वो हमेशा एक स्ट्रक्चर इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट, एक प्रूफ कंसल्टेंट, तो हर तरीके के कंसल्टेंट्स को साथ में लेके चलता है जो कि उसकी वेटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो कि बताते हैं कि कितना स्ट्रक्चर के अंदर कितना सरिया मिनिमम से मिनिमम या ज्यादा से ज्यादा उस बिल्डिंग के साइज को लेके, हाइट को लेके, डायमेंशंस को लेके लगना चाहिए। तो उसी हिसाब से वो सारी जब प्लानिंग होती है तो ऐसा 2001 से मैंने आज तक की स्टडी करी है कि इंडिया के अंदर जब भी अर्थक्वेक आया है तो किस तरीके की बिल्डिंग्स गिरी हैं। तो जो सारी बिल्डिंग आज की डेट में जो भी इंडिया के अंदर बनी हुई है, पिछले 25 साल में जो बिल्डिंग बनी है, किसी भी तरीके के अर्थक्वेक को वो सह सकती हैं, क्योंकि वो सारी सेस्मिक जोन 4 आज की डेट में भी जो एनबीसी कहता है, वो यही कहता है कि आपकी सेस्मिक जोन 4 को मद्देनजर रखते हुए जो बिल्डिंग बन रही है वो सेस्मिक जोन 4 के द्वारा जो अर्थक्वेक आएगा, उसके अंदर जो जी। अर्थक्वेक आ सकता है 7.5 मैग्नीट्यूड तक का, उसको वो सहन कर सके वो बिल्डिंग। तो इस तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियर के थ्रू वेटिंग हुई भी हो, प्रूफ कंसल्टेंट के थ्रू वेटिंग हुई भी हो, वैसी बिल्डिंग्स का गिरना मैं कहता हूँ ना, नहीं, ऑलमोस्ट। जाहिर तौर पर भूकंप रोधी निर्माण में उसकी रिसर्च में हमारी यानी भारत की क्या स्थिति है, पहली बात। और दूसरी बात कि हम इसे जमीनी स्तर पर भूकंप रोधी निर्माण में कितना लागू कर पा रहे हैं। उदित जी, आप लोग भूकंप की इस बढ़ती चिंता को कैसे देखते हैं? कितने तैयार हैं आप? टेक्नोलॉजी को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? स्ट्रक्चर में किस तरह के बदलाव कर रहे हैं? इसको हम सुरेश जी ने जैसे बताया, जो टेक्निक्स बताई हैं, तो इनको हम काफी हद तक जहाँ तक हो सके इनको लागू करना चाहते हैं, लागू कर भी रहे हैं। तो अब और जो स्ट्रक्चर इंजीनियर से और जो कई आर्किटेक्ट से जो हमें एडवाइस मिलती है कि जो साइज के बिल्डिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सेस्मिक जोन 4 में हमारी एक बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं हो और कोई लाइफ पे कोई हानि ना आए, तो उसको हम विजन में रखते हुए हम सारे उसके मेजर्स लेने की कोशिश करते हैं। तो हम्म। जैसा कि अब एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क यूज करने लग गए, जैसे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर एक क्रिएट हो जाता है और जिसका गिरने का एज कम्पेयर टू अदर जो पहले हमारी बिल्डिंग्स बनती थी, तो उससे इसका रिस्क बहुत कम है, क्योंकि एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बन जाती है और वो एक पूरी बिल्डिंग एक ही तरीके से एक ही पीस बन जाती है। वो गिरती उसके अर्थ को एक रेजिस्टेंट एक बिल्डिंग हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है।
पहले से जो एक दूसरी बिल्डिंग्स होती है उनसे बेटर रहती है। तो सारे बिल्डर्स आज की डेट में एक ही बहुत बड़ा, जैसे जैसे प्रॉपर्टी के प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, एक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी जहां तक हमने देखा है पिछले एग्जैक्टली। कुछ साल में मोर देन डबल हो गई है। तो क्योंकि इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है, देयर इज अ बहुत ज्यादा स्टेक पर बहुत ज्यादा आ चुका है। तो अब एग्जैक्टली। हमारा कहता है कि भाई अगर वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो हम अपनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम पेयर कर सकते हैं। एक होम बायर भी देना, इस पेमेंट करना चाहता है, उस तरीके से उसकी भी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। जहाँ पे एग्जैक्टली। वो पहले 2 BHK से अब 3 BHK पे जा रहा है, तो वो अब क्योंकि अपने वो अपनी कंफर्ट देख रहा है, तो कंफर्ट के साथ अब वो सेफ्टी को लेके भी ज्यादा अवेयर है। ये एक एग्जैक्टली। चीज है कि जो एग्जैक्टली। अर्थक्वेक बिल्डिंग आज की डेट में डेवलपर बना रहे हैं, 90% डेवलपर एक उसको सोच के लेकिन बना रहे हैं, उसको, पर हाँ ये हाँ कह नहीं रहे। बिल्कुल, यानी विषय थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि आप जब भी घर खरीदें या बनवाएं तो जागरूक रहें, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को हल्के में ना लें। जरूर पता करें कि आपकी इमारत मजबूती के किन मानकों पर, किन पैमानों पर बन रही है। कहीं करोड़ों खर्च करने के बाद भी आपकी जान से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। जाहिर है जिन तारीखों का जिक्र मैंने पहले किया था, आपने उस दिन की घटनाओं का पता लगा लिया होगा। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। जयंता सर, सुरेश सर और उदित जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही।